गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, सो एटॉमिक वेट हमारा खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस। ज्वाइन नहीं किया सबने, इतने कम लोग क्यों प्रेजेंट है आज? चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ज्वाइन करेंगे तब तक बाकी लोग। स्टैचोमेट्रिक रिलेशन, स्टैचोमेट्रिक इक्वेशंस। चलिए इसमें लिखिए, स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस में लिखिए अ केमिकल इक्वेशन। कल के डाउट्स रह गए हैं? अभी डाउट्स खत्म नहीं हुए एटॉमिक वेट? क्या डाउट रह गया बताओ? थर्टीन किसका किसका हो गया है? 13, 12, 13 किसका हो गया है? तन्वी आपका हो गया है? 12 और 13 दोनों? तो सॉल्यूशन डाल दीजिएगा ग्रुप पे। ठीक है, जिसका 12 नहीं हुआ है, 12 13 पूछ रहे हैं ना, कुछ लोग 12 बोल रहे हैं, कुछ लोग 13। तो ग्रुप पे तन्वी डाल देगी सॉल्यूशन, एक बार देख लीजिएगा। जिसका आंसर नहीं आया है देखिएगा क्या किया उसने। अगर नहीं भी फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं बता दूंगा। ओके ओके, चलिए। सो नया टॉपिक, स्टैचोमेट्री रिलेशंस। हेडिंग डालिए। जो आपका डाउट है 11 12, जिसने सॉल्व किया है, तन्वी ने सॉल्व किया है, वो डाल देगी, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया वहां से तो मैं बताऊंगा। स्टैचोमेट्री रिलेशंस में हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। और इसमें लिखिए केमिकल इक्वेशन, इसमें लिखिए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन describe, chemical equation describes the chemical process, chemical process qualitatively, qualitatively and quantitatively
quantitatively so a chemical equation describe the chemical process qualitatively and quantitatively. Next line, the stoichiometric coefficient the stoichiometric coefficient the stoichiometric coefficients the stoichiometric coefficient in the chemical equation the stoichiometric coefficient in the chemical equation in the chemical equation gives information gives the information about the quantitatively इधर लिख दे रहा हूं quantitatively noted about the quantitative which means कॉमा करके उसी में आगे फिर लिखिए which means it gives information about the which means it gives information which means it gives information about the relative number of moles molecules relative number of molecules of the reactant and product of the reactant and product. So chemical equation describe the chemical process qualitatively and quantitatively. The stoichiometric coefficient in a chemical equation gives the information about the quantitatively, which means it gives information about the relative number of moles molecules of the reactant and product. ठीक है, noted. चलिए अब इस चीज को समझते हैं, तो अब समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस है। लास्ट लाइन रह गई, चलो नोट करो। अच्छा लास्ट लाइन भी नोट करो, नोट करिए लास्ट लाइन। तो अभी देखो सब लोग ध्यान से, अगर हम यहाँ पे जो लाइन हमने लिखी है स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टैचोमेट्रिक रिलेशन क्या बताते हैं, ये पूरी केमिस्ट्री में यूज होगा, पूरी केमिस्ट्री में, और केवल मोल कंसेप्ट में यूज नहीं होगा, बाकी जगह भी यूज होगा जहां जहां केमिकल इक्वेशंस आएंगी। ठीक है, मोल कंसेप्ट तो है ही केमिकल इक्वेशन बेस्ड, बट बाकी जो भी चैप्टर्स हैं केमिकल इक्वेशन आएंगी वहां पे स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस यूज होंगे। सिंपल इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझते हैं जो पॉइंट हमने लिखा है। जैसे मान लीजिए आपको पास ये इक्वेशन दी गई है N2 जो कि गैसेस स्टेट में नाइट्रोजन, ये गैस लिखा है, ब्रैकेट में G लिखा हुआ है जो इसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैसेस स्टेट। नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया 3H2, दिस इज इन गैसेस स्टेट।
and it is giving 2NH3 2NH3 अमोनिया गैस। ये इक्वेशन लिखी है। तो हमने यहाँ पे जो लाइन लिखी है वो लाइन क्या बता रहा है? वो लाइन हमको ये बता रहा है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन, जब केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है तो वो केमिकल इक्वेशन हमें उसके स्टैचियोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। स्टैचियोमेट्रिक रिलेशन जो क्वांटिटेटिवली है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। जैसे इस रिएक्शन के लिए इसका कोफिशिएंट कितना है, इसको हम स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है ना नंबर, यहाँ मल्टीप्लाई कितने का है? 1 का। कुछ नहीं नंबर लिखा है तो क्या बोलेंगे? 1। यहाँ कितने का मल्टीप्लाई है? 3 का। यहाँ मल्टीप्लाई है 2 का। तो ये जो नंबर्स मल्टीप्लाइड हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो ये स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ये हमको इंफॉर्मेशन देगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे इस रिएक्शन को देख के मैं ये बता सकता हूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, और यहां से मैं देखूंगा रिएक्शन का कोफिशिएंट है 3, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गिव्स कितना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। ये रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमको ये बताते हैं कि कितना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्शन देख के मैं ये बता सकता हूं कि N2 का कोफिशिएंट है 1, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल N2 का हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, और जब एक N2 मॉलिक्यूल 3 H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, प्रोडक्ट के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये मॉलिक्यूल का रिलेशन है। 1 मॉलिक्यूल, अब 1 मॉलिक्यूल में अगर मैं हर जगह n का मल्टीप्लाई कर दूं, n मतलब अवोगाड्रोस नंबर, तो मैं इसको Na मॉलिक्यूल लिख सकता हूं। 1 में Na का मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा? Na मिलेगा ना। Na मॉलिक्यूल यहां कितना आ जाएगा? 3 Na मॉलिक्यूल्स, और यहां कितना आ जाएगा? 2 Na मॉलिक्यूल्स। और Na का मतलब ही क्या होता है? Na का मतलब क्या होता है? 1 मोल। तो इस Na मॉलिक्यूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 मोल। ये सारे रिलेशन में से कोई भी रिलेशन आप यूज कर सकते हैं जो हम लिख रहे हैं, चाहे मॉलिक्यूल का, मोल्स का, 2 मोल्स। ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ। ये रिएक्शन ये मोल्स के टर्म्स में पूछा जाए तो मोल्स के टर्म्स में रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? रिएक्शन ये इंफॉर्मेशन दे रही है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन का लिया आपने, और तो वो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया के कितने बनाएगा? 2 मोल। तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में 1 मॉलिक्यूल बोल लो, 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, 2 मॉलिक्यूल बनाया, या फिर मोल के टर्म्स में बोल लीजिए 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट किया, 2 मोल बनाया। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल्स भी आप बोल सकते हैं, मोल्स भी आप बोल सकते हैं, बस आपको रिएक्शन का कोफिशिएंट देखना है। जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपको यही इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या मोल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कितना प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखिए, फॉर गैसियस रिएक्शन PV is equal to nRT लिखा है हमने, तो 1 वॉल्यूम react with 3 volume and gives 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए भी आप रिलेशन ये लिख सकते हैं। 1 वॉल्यूम मैंने लिख दिया, वॉल्यूम मतलब आप यूनिट कुछ भी लिख लो, जैसे लीटर ले लो, तो मैं N2 का बोलूंगा कि अगर N2 का 1 लीटर लिया गया तो H2 के कितने बनेंगे? 3 लीटर। मतलब H2 कितना चाहिए होगा? 3 लीटर। तो N2 के 1 लीटर को हाइड्रोजन का 3 लीटर चाहिए होगा, और फिर उससे अमोनिया कितना बनेगा? 2 लीटर। या फिर ml में ले लो, तो नाइट्रोजन का 1 ml हाइड्रोजन के 3 ml के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनिया बनाएगा 2 ml। तो ये रिलेशन वॉल्यूम में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन किस केस में? व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट, P and T आर कांस्टेंट। ये कहां से आया? ये लाइन कहां से आई? देखो ये सब गैसेस स्टेट है, मैं थोड़ा सा ऊपर समझा रहा हूं, पहले समझ लो फिर लिखना बाद में। देखो हमने गैसियस रिएक्शन के लिए क्या लिखा था? PV is equal to nRT, याद है सबको? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी हमने, PV is equal to nRT। अब इस PV is equal to nRT में अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, जिस पे मैं टिक कर रहा हूं उसको मैं कांस्टेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, P कांस्टेंट किया, ब्रैकेट में क्या लिखा है?
P एंड T कांस्टेंट होने चाहिए। तो अगर मैंने P कांस्टेंट कर दिया, T कांस्टेंट कर दिया, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये तीन चीजें तो कांस्टेंट हो गई। P और T मैंने कांस्टेंट कर दिया यहाँ पे, ये लिया है ब्रैकेट में, और R जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, क्योंकि V और N बचेगा, यानी वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि बाकी चीजें हो चुकी हैं कांस्टेंट, है ना। हम यहां से क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं N इंटू RT अपॉन P, और RT अपॉन P पूरा का पूरा है कांस्टेंट, ये पूरा है कांस्टेंट, इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी जैसे मोल चेंज होंगे, जैसे मोल चेंज होंगे वैसे ही वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो जैसे मोल कैसे चेंज हो रहे थे, मोल के लिए क्या लिखा था, 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है 2 मोल देगा, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। तो अगर मोल्स का रिलेशन 1:3:2 का है, तो वॉल्यूम का रिलेशन भी 1:3:2 का आ गया, यानी 1 वॉल्यूम विल रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम एंड विल गिव 2 वॉल्यूम व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ठीक है, अब इसी चीज को मैं प्रेशर के लिए भी लिख सकता हूं, 1 प्रेशर, ये 3 प्रेशर, और ये हो गया 2 प्रेशर। अभी मुझे आप लोग बताइए कि यहाँ पे अगर मैं प्रेशर का रिलेशन लिखना चाहता हूं, जैसा मोल का रिलेशन है वैसा ही प्रेशर का रिलेशन, तो क्या क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर मैं प्रेशर का भी यही रिलेशन यूज करना चाहता हूं, तो क्या कांस्टेंट रखना, यहाँ पे क्या लाइन लिखी जाएगी। जैसे वॉल्यूम के लिए मैंने P एंड T को कांस्टेंट ले लिया था, तो कांस्टेंट क्या क्या आ जाएगा, V एंड T, वेरी गुड। सो अगेन PV इज इक्वल टू NRT की बात करें, तो अगर आपने V एंड T को कांस्टेंट कर दिया, V एंड T आर कांस्टेंट, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N आ जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी जैसे N का वेरिएशन होगा वैसे ही प्रेशर का वेरिएशन भी आप लिख सकते हैं। समझ में आया। तो स्टैइचोमेट्रिक क्या बता रहा है, किसी भी इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, ये जो हमने यहाँ पे 1, 3 एंड 2 लिया है, ये 1, 3, 2 कोफिशिएंट को हम बोलते हैं स्टैइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और ये कोफिशिएंट हमको किसी भी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन ये बताते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स या कितने मोल्स या कितना वॉल्यूम या कितना प्रेशर आपस में रिएक्ट करके और कितना प्रोडक्ट बना रहा है। तो 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल बनाया, या 1 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनाया, ये सारे रिलेशन आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन या फिर गिवन कंडीशन। तो नोट कर लीजिए पहले इतना। अब नोट कर लीजिए सब लोग ये रिलेशन। क्या डाउट है गौरी, मास वॉल्यूम रिएक्शन होने के बाद कम कैसे हो रहा है, कौन सा मास वॉल्यूम रिएक्शन। अच्छा, मास और वॉल्यूम अलग अलग पूछ रही हो। मास वॉल्यूम रिएक्शन होने के बाद कम कैसे हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। रिएक्शन में यही तो बता रहे हैं, कोफिशिएंट आपको यही बताते हैं कि 1 मोल N2 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट किया तो 2 मोल NH3 बनाएगा। ओवरऑल मास आप निकालेंगे ऐड कर करके, तो ओवरऑल मास तो कांस्टेंट होगा, ओवरऑल मास की अगर बात करें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाएगा, पढ़ा होगा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अभी हम इसमें भी पढ़ेंगे।
तो 9th या 10th क्लास में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी ओवरऑल मास कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन में, तो यहाँ भी मास ओवरऑल कांस्टेंट होगा। आप N2 और H2 का ऐड करिए और उसके बाद ओवरऑल NH3 का ऐड करो, तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड मास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मोल्स या वॉल्यूम का रिलेशन या मॉलिक्यूल्स का रिलेशन जो है वो कोफिशिएंट बताएंगे, जो रिएक्शन में कोफिशिएंट्स है। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिवली का मतलब ये है कि हम वहां पे क्वांटिटी को काउंट कर रहे हैं। क्वांटिटी, तो हमने इससे पहले जो थ्योरी लिखा उसमें ये लिखा है कि रिएक्शन के जो कोफिशिएंट है वो आपको क्वांटिटेटिवली इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि कितनी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, यानी कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की आपस में रिएक्ट की और कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट का फॉर्म होगा, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं, या कितने मोल्स रिएक्ट करके कितने मोल्स बना रहे हैं। ये नोटेड? ओके, चलिए जो कंडीशन लिखी है मैं वो भी यहाँ पे लिख देता हूं। व्हेन P एंड T आर कांस्टेंट, दोनों ही कंडीशन लिख दे रहा हूं। जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV is equal to nRT, so P will be equal to N into V is equal to, क्योंकि P कांस्टेंट लिया है, N यहाँ हो जाएगा RT अपॉन P, ये पूरा है टर्म कांस्टेंट। क्योंकि P and T है कांस्टेंट, सो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। एंड सिमिलरली सेकंड केस में हमने लिया है when V and T are constant, when V and T are constant, then PV is equal to nRT, then P will be equal to N into RT upon V लिख सकते हैं, और RT अपॉन V ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो इसलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या लिखा था, 1 मोल 3 मोल 2 मोल, तो प्रेशर भी हम लिख सकते हैं 1 प्रेशर 3 प्रेशर 2 प्रेशर, या फिर वॉल्यूम लिख सकते हैं 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ये भी नोट करिए। डन, ओके चलिए। तो अगर मैं एक सेकंड एग्जांपल और ले लूं, एक एग्जांपल और ले लूं यहाँ पे, मान लो मैंने ले लिया H2 गैसेस स्टेट, I2 गैसेस स्टेट, इट गिव्स 2HI। तो क्या इस इक्वेशन को देख के हम बाकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? आप सब लोग खुद से लिखिए जो अभी आपको बताया। कोफिशिएंट देख के हम क्या क्या लिख सकते हैं? पहले हमने क्या सीखा था, वन मॉलिक्यूल, जो जो लाइन लिखी है वही। कोफिशिएंट देखो, यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, तो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ये बता रहा है कि इसका एक मॉलिक्यूल, H2 का एक मॉलिक्यूल I2 के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो HI के 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, H2 प्लस I2 2HI। और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए हमेशा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये जो रिलेशन हम लिख रहे हैं ये हम क्या देख रहे हैं, कोफिशिएंट देख रहे हैं ना। तो कोफिशिएंट ये कब करेक्ट आएगा, जब इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अगर आपने बैलेंस इक्वेशन नहीं की है तो फिर ये कोफिशिएंट का रिलेशन आप नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको हमेशा चाहिए बैलेंस इक्वेशन। सो 1 मॉलिक्यूल की जगह आप Na का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप ये भी लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल, यहाँ भी आपका आ जाएगा Na मॉलिक्यूल, एंड दिस विल गिव 2 Na मॉलिक्यूल।
देन Na मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 1 मोल, ये हो गया 1 मोल और ये हो गया 2 मोल्स, यानी मोल का रिलेशन लिख सकते हैं। फिर मोल के साथ साथ प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम, क्योंकि ये गैसेस स्टेट लिया है इसलिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर रहे हैं। अगर गैसेस स्टेट नहीं होगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आप यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर वाला रिलेशन नहीं लिख पाएंगे, बाकी मोल्स वाला रिलेशन तो हमेशा लिख सकते हैं। 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, और यहां बात कर लें तो 1 प्रेशर, दिस इज 1 प्रेशर। प्रेशर मैं सीधा लिख दे रहा हूं, आप जो भी यूनिट आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। अगर प्रेशर की यूनिट एटीएम रख रहे हैं तो 1 एटीएम 1 एटीएम, और इधर प्रोडक्ट आपको दे देगा 2 एटीएम। अब यूनिट तो ऑब्वियस सी बात है सेम ही रखोगे, ऐसा तो है नहीं कि कहीं लीटर रख रहे हो तो कहीं एमएल रख रहे हो, सब जगह यूनिट तो सेम ही रखनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या था, पी एन टी आर कॉन्स्टेंट, एंड यहाँ पे वी एन टी आर कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर का रिलेशन नहीं, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं होता ना रिएक्शन में, आप समझो। देखो टेम्परेचर का रिलेशन लिखने को लिख सकते हैं, बट टेम्परेचर का इस रिएक्टेंट प्रोडक्ट से क्या मतलब। देखो टेम्परेचर, जैसे मैं ये रिएक्शन करा रहा हूँ, मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने हाइड्रोजन लिया I2 लिया, तो मैं ये देख सकता हूँ कि हाइड्रोजन मैंने कितना ml लिया, I2 कितना ml लिया, उससे HI कितना बन रहा है ना। प्रेशर की कंडीशन में कि जो हाइड्रोजन गैस है तो कितना अमाउंट उसका लिया गया, उस पर प्रेशर डिपेंड कर जाएगा कि कितने मोल है हाइड्रोजन के, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर होगा। I2 के कितने मोल है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रेशर होगा। अगर आप टेम्परेचर का रिलेशन लिखेंगे तो टेम्परेचर हम पी एंड वी कांस्टेंट दिखाएंगे, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वहां पे क्या जाएगा, एन के साथ रिलेशन। लेकिन वो टेम्परेचर क्या, कंटेनर का हम ओवरऑल टेम्परेचर रखते हैं, जो अब कंटेनर के अंदर टेम्परेचर तो H2 I2 का अलग अलग नहीं डालेंगे ना, ओवरऑल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के रिलेशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करें, नॉर्मली हम इन्हीं रिलेशंस को यूज करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो ओवरऑल कंटेनर का आप ऐसा कांस्टेंट रखेंगे कि हाँ टेम्परेचर ऐसा नॉर्मल कंटेनर है उसका कांस्टेंट आपने रख दिया टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आप रिएक्शन कोई लैब में करा रहे हैं, ये रिएक्शन आप लैब में करा रहे हैं, आपको ये देखना है कि आपने 50 मोल हाइड्रोजन लिया, 50 मोल I2 लिया, तो HI कितना बन रहा है। अब जब आप लैब में करा रहे होंगे तो लैब में जो भी टेम्परेचर होगा वहां का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो टेम्परेचर वो फिक्स हो गया। अब बस आपको ये देखना है कि आपने रिएक्टेंट कितना लिया, प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो उसके लिए आपको रिएक्शन बैलेंस पता होनी चाहिए, तो उसके कोफिशिएंट से आप इजीली बता सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट लिया गया कितना प्रोडक्ट बनेगा, या रिएक्टेंट कितने वॉल्यूम लिया गया तो प्रोडक्ट कितना वॉल्यूम बनेगा। नोटेड। चलिए समझ गया ना ये। तो अब इस टाइस्टोमेट्रिक रिलेशंस का ही हम कई जगह यूज करते हैं। अब इसके कई डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगे। रिएक्शन को देख के कुल मिला के हमें बस ये आइडिया लगना चाहिए बैलेंस इक्वेशन को देख के कि हमारे पास रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है। यहाँ नोट डाल के एक लाइन ऐड कर लीजिए, नोट डाल के नोट कर लो। नोट में लिखिए, नोट डाल के इसमें लिखिए the chemical equation should be always balanced, the chemical equation, the chemical equation should be always balanced, the chemical equation should be always balanced during the use of, during the use of
stoichiometric coefficient. The chemical equation should be always balanced during the use of stoichiometric coefficient. डन। चलिए देख लेता हूँ मैं इस पे क्वेश्चंस हैं का। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लिमिटिंग रीजन बेस है। ठीक है, वो अभी आगे पढ़ेंगे लिमिटिंग रीजन। चलिए इसके यूज जो यूज होंगे इसके उस टॉपिक को ले लेते हैं, फिर एलआर हम बाद में करेंगे। अभी ये एकदम बेसिक चीज थी, इक्वेशन देख के हमें क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए और उसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डायरेक्ट रिलेशन बता सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड। और इसमें लिखिए when chemical reactions are performed, when chemical reactions are performed experimentally, when chemical reactions are performed experimentally, when chemical reactions are performed experimentally, then we don't get, then we don't get then we don't get the actual amount of product, then we don't get the amount of product, not actual, only amount of product, then we don't get the amount of product, then we don't get the amount of product which is equal to the theoretical product, which is equal to the theoretical product. We don't get the amount of product equal to the which is equal to the theoretical product, full stop। उसी में आगे लिखिए the amount what we got actually, the amount what we got actually is always, the amount what we got actually is always less than the, is always less than the theoretical amount, theoretical amount is always less than the theoretical amount. So percentage yield, so percentage yield will be equal to the, percentage yield will be equal to the experimental या फिर actual yield divided by theoretical yield into 100। So percentage yield is equal to the experimental or actual yield divided by theoretical yield into 100। विल बी इक्वल के बाद, अब वो मुझे नहीं याद है क्या बोला भाई, विल बी इक्वल के बाद देख लेना बाद में। So percent yield will be equal to experimental and actual yield स्लैश करके लिखा हुआ है divided by theoretical yield into 100।
कुछ छूट गया तो बाद में लिख लीजिएगा, अभी बोलने के बाद अब याद थोड़ी रहता है कौन सी लाइन लिखवाई थी एग्जैक्टली। So percent yield will be equal to experimental actual yield divided by theoretical yield into 100। अब चलो उसको समझो सब लोग, नोट कर लिया? नोटेड एवरीवन? चलिए अभी इधर ध्यान से समझिए। देखो यील्ड का मतलब क्या है, पहले यील्ड वर्ड का मीनिंग समझते हैं। जो चीज एक बार बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कुछ स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं या कुछ और जिनको जैसे कुछ भी इंग्लिश का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि सबको एकदम अच्छी आती है, हो सकता है थोड़ा बहुत किसी वर्ड में प्रॉब्लम आ जाए, तो आप वहीं पे अपनी नोटबुक में या जब आप सुनो तो वहीं पे आप नोट कर लीजिए उसको, ताकि आपको क्लियर रहे, बाद में रिवाइज करते टाइम हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो परसेंट यील्ड का मतलब हम बात कर रहे हैं कि कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। परसेंट यील्ड, ये जैसे बोला जाता है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है या कोई भी प्रोसेस है, इसकी यील्ड कितनी है, इसकी इफिशियंसी कितनी है। यील्ड मतलब हम इफिशियंसी बोल सकते हैं कि कितना इफिशिएंटली वर्क कर रहा है। जैसे बोला जाए कि मान लीजिए आप कोई भी नॉर्मल मशीन है, हम बोलते हैं कि ये मशीन जो है ये 100% इफिशिएंट नहीं है, 100% इफिशियंसी के साथ काम नहीं करती, यानी पूरा का पूरा वो 100% यूज नहीं हो पा रही है, कुछ 90% तक यूज हो रहा है, बाकी आप कुछ ना कुछ उसमें जो एक्स्ट्रा है वेस्ट हो जा रहा है। जैसे हम रिएक्शन की बात करते हैं, आपने कुछ रिएक्टेंट लिया, हम रिएक्शन के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं, आपने रिएक्टेंट लिया, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए वो आपको कैसे पता चलेगा, कितना बनना चाहिए, वो अभी हमने डिस्कशन किया किससे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अगर मुझे इक्वेशन पता है और मुझे रिएक्टेंट दिया जाए तो मैं बता सकता हूं कि अगर मेरे पास इतना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के इतने इतने मोल दिए गए हैं, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना बनना चाहिए। अगर वो उतना बन रहा है तो इसका मतलब 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया रिएक्टेंट। अगर वो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ वेस्ट हो गया, किसी ना किसी में एनर्जी दूसरी जगह पे वेस्ट हो गई। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, जो लाइन लिखवाई है उसको पढ़िए कि जब भी हम कोई भी रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं, अब जैसे मान लो आपने लैब में स्टार्ट किया, आप लैब में गए, आपको दो रिएक्टेंट दिया गया लिक्विड, आपने दो फ्लास्क में ले लिया, अब आपको बोला गया ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है। मैं एकदम सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। दोनों लैब में आपने दो टेस्ट ट्यूब में 100 ml लिया, आपको बोला गया कि दोनों को रिएक्ट करा के जो प्रोडक्ट बन रहा है कितना बनेगा, तो आपको रिएक्शन पता है कि जब मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो रिएक्शन ये होगी, प्रोडक्ट ये बनेगा। तो अगर दोनों का 100 ml लिया तो आप बता सकते हैं कि फाइनल मेरा, मान लो कि फाइनल 200 ml बन रहा है। लेकिन जब मैंने दोनों को मिक्स करना स्टार्ट किया तो हो सकता है दो चार ड्रॉप इधर गिर जाए बाहर, ऐसा तो है नहीं फिक्स कि आप पूरा मिक्स करोगे और पूरा 200 ml आएगा। हो सकता है दोनों बीकर को उठा के जब आप मिक्स करोगे किसी तीसरे में, तो थोड़ा सा अमाउंट उन दोनों बीकर में रह जाएगा, पूरा लिक्विड तो ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ ना कुछ दो चार ड्रॉप्स ही मान लो, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो एक्चुअली जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कम आएगा जब हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं। तो रिएक्शन देख के तो मुझे समझ आएगा कि इतना बनना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली वो कम बन रहा है, क्यों, क्योंकि थोड़ा वेस्ट हो गया, दो चार ड्रॉप बाहर बाहर गिर गए, दो चार ड्रॉप है जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रह गए जब आपने मिक्स किया उनको। तो ऐसा हो सकता है, और जनरली यही होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंटली उस चीज को परफॉर्म करते हैं तो हमेशा अमाउंट थोड़ा कम आता है। तो परसेंटेज यील्ड मतलब परसेंटेज इफिशिएंसी या परसेंटेज प्रोडक्ट, यही हमको बताता है कि कितना परसेंट प्रोडक्ट बन पा रहा है। ठीक है, अब जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया उससे समझो, आपको 100 ml दिया गया और 100 ml की दो टेस्ट ट्यूब में दो लिक्विड सॉल्यूशन दिए गए, बोला गया इनको मिक्स करके आप फाइनल जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बनाइए। तो अब आपको रिएक्शन से पता है कि दोनों को मिक्स करके, अब थ्योरेटिकली पूछा जाए तो मैं बोलूंगा दोनों को मिक्स करके फाइनल 200 ml बनेगा, तो ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, दिस इज थ्योरेटिकल, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल वैल्यू हम देख के, मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू हम देख के बता सकते हैं कि भाई 100 मिक्स किया 200, बट जब मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली उसको परफॉर्म कर रहा हूं तो 100 मिक्स करके मैं मान लेता हूं कि ये 200 ना बन के कितना बना, मान लेते हैं 195 ml, 5 ml जो है वो कम हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्यों, क्योंकि हो सकता है दो चार ड्रॉप इधर उधर गिर गए होंगे कुछ, तो उसकी वजह से 5 ml जो है वो कम हो गया। तो एक्सपेरिमेंटल हुआ 195, थ्योरेटिकल देख के तो लग रहा है 200 ml, लेकिन 200 एग्जैक्टली बन नहीं पाया। तो परसेंटेज यील्ड जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो हम क्या लिखेंगे, अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पे,
तो परसेंटेज यील्ड कितना आएगा, वैल्यू रखेंगे एक्सपेरिमेंटल यानी 195 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200, यही होगा। अब ये कैंसिल आउट कर देंगे थ्योरेटिकल वैल्यू से, ये 1000 और ये 2 से 195 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 टाइम्स, देन 1515, यही जाएगा ना 195 डिवाइडेड बाय 2, तो 97.5% ये आया परसेंट यील्ड। तो इसका मतलब समझ में आया क्या आपको कि प्रोडक्ट 100% नहीं बन पाया, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, प्रोडक्ट बना 97.5%, बनना चाहिए तो उसको 200 ml, लेकिन कुछ वेस्टेज की वजह से हम 195 ml ही बना पाए। तो परसेंटेज यील्ड यानी परसेंटेज इफिशिएंसी बोल लो, या परसेंटेज कितना प्रोडक्ट बन पा रहा है, कितना आपको एक्चुअली प्रोडक्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 97.5%, 100% नहीं मिल रहा है, 97.5%। तो 100% मिलता भी नहीं है। जब भी हम लेबोरेटरी में रिएक्शंस कर रहे हैं या फिर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वहां पे हम इंडस्ट्री में कई केमिकल्स बनाए जाते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू, तो वहां पे प्रॉपर 100% इफिशिएंसी नहीं होती है, 100% यील्ड नहीं आता। रिएक्टेंट आपने जो लिया उससे प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कुछ अमाउंट में वेस्टेजेस भी होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में जैसे अमोनिया, जो हमने रिएक्शन लिखी थी N2H2NH3 अभी लिखी थी ना रिएक्शन, तो अमोनिया का प्रोडक्शन भी इंडस्ट्री लेवल पे किया जाता है। तो वहां पे क्या करेंगे, हम बड़े से प्लांट में नाइट्रोजन गैस ले लेंगे, फिर बड़े से प्लांट में हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, फिर तो वहां से प्लांट से हम उनको नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके रिएक्शन कराई जाती है, फिर अमोनिया बनाया जाता है, फिर उस अमोनिया को हम स्टोर करते हैं, फिर उस इंडस्ट्री से स्टोर करने के बाद अमोनिया को फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा डिफरेंट लोकेशंस पे। तो इन सारी प्रोसेस में काफी अमाउंट का वेस्टेजेस हो जाता है। सो परसेंटेज यील्ड का मीनिंग समझ में आया, मतलब आपका 100% प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, कुछ अमाउंट में लॉस हो गया जिसकी वजह से परसेंटेज प्रोडक्ट जो है वो कम हो गया। अभी क्लियर है सबको ये? ठीक है, चलिए क्लियर। तो अभी इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो थ्योरेटिकल यील्ड तो हम रिएक्शन को देख के बताएंगे, रिएक्शन हमको पता होगी तो हम थ्योरेटिकल देख के बता सकते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया 100 दिया गया तो आप देख के बता सकते हो कि 100 मिक्स करेंगे तो 200 बनेगा, बट एक्चुअली वो उतना नहीं बन रहा है। तो कितना, जब भी रिएक्शन में अगर आपको दिया गया है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सब लोग, फिर अभी करते हैं इसको, समझ आएगा। क्वेश्चन लिखो। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, for the reaction CaO plus 2HCl CaCl2 plus H2O, ये बैलेंस इक्वेशन है, दिख रही है हमको बैलेंस, एक कैल्शियम, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, ओवरऑल बैलेंस्ड। फॉर दिस रिएक्शन आगे लिखिए 1.12 ग्राम 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1.12 gram of calcium oxide is reacted with is reacted with is reacted with excess of HCl is reacted with excess of HCl and give and 1.85 gram and 1.85 gram CaCl2
तो नोट करिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। क्वेश्चन नोट करो पूरा। नोटेड। चलिए अब ये बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और ये बताइए, क्वेश्चन पहले आराम से पढ़िए। ये बताइए 1.12 ग्राम ऑफ सीएओ जो है, इस सीओ से हमें CaCl2 कुछ अमाउंट में मिल रहा है, इतना 1.8 ग्राम ऑफ CaCl2, ये प्रोडक्ट है। तो परसेंटेज यील्ड हमेशा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। परसेंटेज यील्ड हमेशा प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज यील्ड मतलब कितना प्रोडक्ट बन रहा है यही निकालते हैं ना, तो प्रोडक्ट से मतलब है। तो प्रोडक्ट है 1.85 ग्राम CaCl2। तो ये बताइए जो प्रोडक्ट बन रहा है ये इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या थ्योरेटिकल वैल्यू है? पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझो, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या थ्योरेटिकल? यस वेरी गुड, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि वो रिएक्शन कराई गई है, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। सो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ CaCl2 ये क्वेश्चन में हमें दिया गया, और कितना दिया गया है क्वेश्चन में? गिवन है 1.85 ना, 1.85 ग्राम। तो ये 1.85 ग्राम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी गई है कि इतना रिएक्टेंट लिया और इतना प्रोडक्ट बन गया, ये क्वेश्चन में बता दिया है। अब हमें चाहिए थ्योरेटिकल वैल्यू, अगर परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो हमें चाहिए होगी थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ CaCl2। और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ CaCl2 जब तक नहीं आएगा तब तक तो हम परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये कैसे निकालेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू? अब उसके लिए हम यूज करेंगे अपनी इक्वेशन का। इक्वेशन हमारे पास क्या है? CaO प्लस 2HCl, ये दिया हुआ है 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2, करेक्ट है। अभी हमने ये बैलेंस इक्वेशन है। अब स्टैचोमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था अभी कि 1 मोल ऑफ CaO विल गिव, क्या मैं इसके लिए लाइन लिख सकता हूं? ध्यान से समझिए, स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां भी कोफिशिएंट है 1 और यहां भी कोफिशिएंट है 1। सो 1 मोल ऑफ CaO will give 1 मोल ऑफ CaCl2, 1 मोल ऑफ CaCl2, करेक्ट है ये लाइन? इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनेगा क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट है 1। अब 1 मोल का अगर मास निकाले CaO का, 1 मोल का मास को हम क्या बोलते हैं? GMM। तो 1 मोल के मास को हम क्या लिख सकते हैं? अगली लाइन देखिए, 1 मोल ऑफ CaO विल गिव 1 मोल CaCl2। तो 1 मोल CaO का मास निकालेंगे, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 56, तो 1 मोल का मास आ गया 56 ग्राम। इसका मतलब 56 ग्राम ऑफ CaO विल गिव, यहां 1 मोल का मास निकालें तो कितना आएगा? कैल्शियम 40, क्लोरीन 2 टाइम्स है यानी 2 इंटू 35.5 यानी 71, 71 प्लस 40, 71 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 111 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ CaCl2। ये लाइन ध्यान से समझिए सब लोग, किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। 1 मोल CaO 1 मोल बता रहा है, मोल का रिलेशन बताता है, मास का मत लिख देना कि 1 ग्राम CaO से 1 ग्राम CaCl2 बनेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। कोफिशिएंट केवल मोल और मॉलिक्यूल का रिलेशन बताएगा, यानी 1 मोल से 1 मोल बनेगा। अब 1 मोल का मास होता है 56 ग्राम CaO के लिए, यानी 56 ग्राम CaO से 111 ग्राम CaCl2 बनेगा। तो फिर आगे की लाइन ये बताइए कि अगर मैं 1 ग्राम CaO ले लूं, 1 ग्राम ऑफ CaO मैंने लिया, तो उससे कितना CaCl2 बनेगा? 111 डिवाइडेड बाय 56, डिवाइड कर देंगे। अब तो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं,
ध्यान से समझो, 1 ग्राम सीओ से 11/56 ग्राम CaCl2 बनेगा। तो फिर ये बताइए, हमने क्वेश्चन में सीओ लिया कितना था, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्वेश्चन में हमने कितना लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया था 1.12 ग्राम। ध्यान से देखो, तो 1.12 ग्राम ऑफ CaO, 1.12 ग्राम ऑफ CaO will give how much calcium chloride? 111 divided by 56 into 1.12 ग्राम CaCl2। करेक्ट है, ये लाइन यहां तक यूज करिए। ये हमने थियोरेटिकली निकाला है, इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमने इक्वेशन का यूज किया है, थ्योरेटिकल इक्वेशन का। थ्योरेटिकली हमें पता था कि इक्वेशन में 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 56 ग्राम से इतना बनेगा, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो 1.12 ग्राम से कितना बनना चाहिए, ये थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई। यानी 1.12 ग्राम से इतना बनना चाहिए थ्योरेटिकली, और एक्सपेरिमेंटली कितना बना है वो हमको दिया है क्वेश्चन में, 1.12 ग्राम से 1.85 ग्राम बनाया था। तो दोनों वैल्यूज आ गई। सो थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ CaCl2, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ CaCl2, थ्योरेटिकली कितना बन रहा है ये 1.12 ग्राम CO से, वो बन रहा है 111 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 56 ग्राम, इतना ग्राम CaCl2। ठीक है, नोट करो सब लोग यहां तक। अच्छा ठीक है, हाँ वॉइस बंद की थी मैं। अभी थ्योरेटिकल वैल्यू भी आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी आ गई, आगे सॉल्व कर लीजिए जिसने नोट कर लिया है, परसेंटेज यील्ड निकालो। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, सो एक्सपेरिमेंटली कितना सीओ लिया था हमने, 1.12, 1.12 1.12 ग्राम ऑफ CaO gives 1.85 ग्राम, 1.85 ग्राम CaCl2। ये एक्सपेरिमेंटल था। एंड थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली जो हमने कैलकुलेट किया है कि कितना मिलना चाहिए 1.1 से, सो थ्योरेटिकली 1.12 ग्राम ऑफ CaO गिव्स, कितना आया था हमारे पास, कितना कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे, 111 इंटू 1.12 डिवाइडेड बाय 56, तो 1.12 इंटू 111 डिवाइडेड बाय 56, इतना ग्राम, इतना ग्राम CaCl2। सो ये हमारे पास दोनों रिलेशन आ गए, इतना ग्राम CaCl2 1.12 ग्राम CO से एक्सपेरिमेंटली, और थ्योरेटिकली 1.12 ग्राम CO से कितना बनना चाहिए वो आ गया, ये प्रोडक्ट CaCl2। तो परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, परसेंटेज यील्ड
कितना आया आंसर? 83.3 आ रहा है गौरी? आंसर दिया हुआ है यस 83.33। कैलकुलेशन करेक्ट है। अभी आपको बस ये कैलकुलेट करना है, ये ऊपर लेके जा सकते हैं आप 56, तो 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 185 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 1.12 इंटू 111 और ये आ जाएगा परसेंटेज यील्ड 83.33%। तो यहाँ पे हमने स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज किया है। जो स्टैचोमेट्रिक रिलेशन हमने पढ़े उस रिलेशन का यूज करके हमने थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली। ध्यान से समझिए क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटली ये दिया था कि 1.12 ग्राम CO से कितना CaCl2 बनेगा, और थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया कि 1.12 ग्राम से कितना CO बनेगा, और ये कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टैचोमेट्रिक रिलेशन का यूज किया। 1 मोल CO से 1 मोल CaCl2 बनता है, तो 1.12 ग्राम CO से कितना CaCl2 बनेगा। तो दोनों ही केसेस में हमने 1.12 ग्राम से निकाला CaCl2 और फिर वैल्यूज में पुट किया और यहां से परसेंटेज यील्ड आया। परसेंटेज यील्ड याद रहे हमेशा, परसेंटेज यील्ड का मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, परसेंटेज हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की वैल्यू से मतलब होगा। CaCl2 प्रोडक्ट है तो कितना दोनों केसेस में बना है। कई बार लोग गलतियां करते हैं, ये रिएक्टेंट का अमाउंट उठा के रखने लगते हैं। CaO जो क्वेश्चन में CO दिया था उसकी वैल्यू उठा के रख देंगे, रिएक्टेंट नहीं। परसेंट यील्ड मतलब कितना प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट से कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एक्सपेरिमेंटली, कितना प्रोडक्ट बना है थ्योरेटिकली, वो वैल्यूज उठा के आपको रखनी है और वहां से आंसर कैलकुलेट करना है। समझ में आया एग्जांपल? क्लियर है सबको ये? तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। कल इसी में आगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी भी पढ़ेंगे कल। तो आज जो चीजें पढ़ाई है पहले आज जाके सब लोग ये रिवाइज करके आना। कल कल जो क्वेश्चन करेंगे वो हो जाना चाहिए, उसके लिए पहले आज ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ के आओ। क्वेश्चन पढ़ के एक बार खुद से रफ बुक में ट्राई करो उसको कि क्या करवाया है, क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। फिर कैलकुलेशन तो होता रहेगा, कैलकुलेशन पार्ट चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ये रिवाइज करके आइएगा। चलिए बाय।